बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। हमने कहा था इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं और इस बात को क्या करना है, डिटेल से स्टडी करना है। ठीक है, तो आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं एंड रोल ऑफ इंटरमालिकुलर फोर्सेस, और उन फिज़िकल स्टेट के अंदर जो इंटरमालिकुलर फोर्स पाई जाती है उस इंटरमालिकुलर फोर्स का क्या किरदार है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने में, तो हम यहाँ पर उसके किरदार को भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आपका टॉपिक हो गया फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमालिकुलर फोर्सेस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम इसके पहले पोर्शन पे सिर्फ देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला पोर्शन है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर की हमारे पास कितनी ज़ारी हालतें पाई जाती हैं, तो आप देखते हैं नेचुरली तौर पर आपका जो मैटर है वो कितनी फिज़िकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 4 में। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, डेट इज़ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। और इसके अलावा चौथी स्टेट हमारे पास कौन सी है, प्लाज्मा, जिसे हम इस चैप्टर में स्टडी नहीं करेंगे, आप इसे फर्स्ट ईयर में जाकर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने मैटर की कितनी फिज़िकल स्टेट को स्टडी करना है, 3 को। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो चलें हम इस बात को लेते हैं जो आपने ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्ट भी पढ़ी थी और छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। तो चलें सबसे पहले हम लेते हैं मैटर की जो सबसे सिंपलेस्ट फिज़िकल स्टेट है, हम उसकी बात करते हैं, डेट इज़ गैस। अगर हम गैस को लें तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके वॉल्यूम और शेप को पहले क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जब हम गैस को लेते हैं तो क्या गैस का वॉल्यूम डेफिनेट होता है या नहीं होता। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, पहले वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्यूपाई। ठीक है, जितनी वो जगह को घेरता है, जितनी वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो अब क्या गैस का वॉल्यूम डेफिनेट होता है या नहीं, क्या उसका वॉल्यूम मखसूस होता है या नहीं। तो जब हम गैस को लें तो दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उसका कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। अगर आप गैस को क्या करें, सिलेंडर में रखें, तो सिलेंडर के अंदर जितनी भी जगह होगी वो सारी की सारी जगह को क्या कर लेगी, घेर लेगी। और अगर आप कम जगह देंगे तो वो कम जगह को क्या कर लेगी, घेर लेगी। इसका मतलब है कम जगह दें तो वो उसको भी ऑक्यूपाई कर लेगी, और अगर ज़्यादा जगह दें तो वो उसको भी क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई करेगी। उसको जितनी भी जगह मिलती है वो सारी की सारी जगह को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। इस वजह से इसका दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उसका कोई मखसूस वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या इसकी शेप, वॉल्यूम को तो देख लिया, क्या इसकी शेप डेफिनेट होती है, मखसूस होती है या नहीं होती। तो जब हम गैस को लेते हैं तो इसकी शेप भी डेफिनेट नहीं होती। अब शेप देखें, अब आप गैस को किस में, सिलेंडर में भरेंगे तो आपकी गैस जो है वो सिलेंडर की शेप इख्तियार कर लेगी, बैलून के अंदर भरेंगे तो बैलून की शेप इख्तियार कर लेगी, और अगर कंटेनर के अंदर भरेंगे तो कंटेनर की शेप इख्तियार कर लेगी। इसका मतलब जिस चीज़ के अंदर डालते हैं वो उसी की शेप को क्या कर लेती है, इख्तियार कर लेती है। तो इसका मतलब उसकी शेप जो है वो चेंज होती जाती है। तो इसका मतलब चेंज हो रही है, तो इसका मतलब उसकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं है, मखसूस नहीं है। तो पहला पॉइंट हो गया कि गैस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, ना उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना उसकी कोई डेफिनेट शेप होती है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपके ज़हन में आता है कि गैस का डेफिनेट वॉल्यूम क्यों नहीं है, ठीक है, उसकी डेफिनेट शेप क्यों नहीं है, उसकी रीज़न क्या है। तो आपको पता है या आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम गैस को लें तो इसमें इंटरमालिकुलर फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, वीक होती है। तो जब वीक होगी तो वीक होने की वजह से मालिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो जितना दूर होंगे उसमें खाली जगह ज़्यादा होंगी, एम्प्टी स्पेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो इंटरमालिकुलर फोर्स सबसे वीक होती है। ठीक है, और वीक होने की वजह से मालिक्यूल दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से उनके दरमियान क्या होती है, एम्प्टी स्पेस। अब ये एम्प्टी स्पेस यानी खाली जगह पैदा होगी। जब इसमें खाली जगह पैदा होगी तो उसकी वजह से ये जो गैस के मालिक्यूल हैं इन खाली जगह के अंदर एक जगह से दूसरी जगह क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। बात समझ आ गई। चलें नेक्स्ट चलते हैं।
अब दूसरी बात है, अब उनको मूव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? अपनी सराउंडिंग से। ठीक है, तो अपनी सराउंडिंग से लेते हैं। और गैस के पास जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? काइनेटिक एनर्जी की सूरत में। तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से वो रैंडमली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, उन खाली जगह के अंदर। तो आपने देखा कि क्योंकि गैस के मालिक्यूल के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्स वीक होती है, उनमें खाली जगह ज़्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। यहाँ तक बात समझ आई? चलें जी, अब इस बात को लेते हैं। अब आपके पास पोज करते हैं, ये मैंने एक यहाँ पर क्या लिया? सिलेंडर लिया। ठीक है, अब आपने इस सिलेंडर को लेने के बाद आपने इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? मूवेबल पिस्टन। ये पिस्टन ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। अब आपने इस सिलेंडर के अंदर क्या ली हुई है? गैस ली हुई है। ले ली? चलें जी, अब आप इसी सिलेंडर के ऊपर अब क्या करते हैं? अगर ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं, वज़न बढ़ाएंगे, तो जब ऊपर आप क्या करेंगे? प्रेशर को बढ़ाएंगे, वज़न बढ़ाएंगे, तो पिस्टन किधर को मूव करेगा? नीचे को। जब नीचे को मूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका पिस्टन जब नीचे आएगा तो अंदर जगह कम होगी, मालिक्यूल करीब करीब आएंगे तो उनमें एम्प्टी स्पेस क्या होगी? कम होगी। अब आपने देखा कि जब उसको ज़्यादा जगह मिली तो उस वक्त ज़्यादा जगह घेरे थे, और जब आपने ऊपर वज़न करके प्रेशर बढ़ा के पिस्टन को नीचे कर दिया तो अंदर जगह कम होने पर अब गैस के मालिक्यूल वो कम जगह को क्या करें? ऑक्यूपाई करें। इसका मतलब उसको जितनी भी जगह मिल रही है वो उसको क्या करें? ऑक्यूपाई करें। ज़्यादा मिले तो ज़्यादा, अगर कम मिले तो कम। तो इसका मतलब है उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें क्या है? एम्प्टी स्पेस मौजूद है। उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से वो रैंडमली मूव करती हैं, और इंटरमालिक्यूलर फोर्स के वीक होने की वजह से दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखें, तो अब ये यहाँ पर एम्प्टी स्पेस के ज़्यादा से ज़्यादा होने और काइनेटिक एनर्जी के हाई होने की वजह से आपके गैस के मालिक्यूल कौन सी मोशन शो करते हैं? रैंडम मोशन शो करते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन क्या होती है? इर्रेगुलर मोशन। कभी आपका गैस का मालिक्यूल उन खाली जगह के अंदर कभी इधर को मूव कर सकता है, कभी इधर को, कभी इधर को मूव कर सकता है, कभी इधर को, कभी ऊपर को, कभी नीचे को, यानी जो इर्रेगुलर मोशन है। तो इस इर्रेगुलर मोशन को नाम क्या देंगे? रैंडम मोशन। तो आपके गैस के मालिक्यूल इन खाली जगह के होने की वजह से, इंटरमालिक्यूलर फोर्स के वीक होने की वजह से और काइनेटिक एनर्जी के हाई होने की वजह से इन खाली जगह के अंदर क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम लें यहाँ पर, अब अगर हम गैस के बाद अब किसके बारे में आते हैं? हमारे पास है सेकंड फिजिकल स्टेट की तरफ। तो अब हमारे पास जो मैटर की जो हमारे पास है सबसे कम पाए जाने वाली जो हमारे पास है फिजिकल स्टेट है वो कौन सी हमारे पास है? लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो हमने कहा था कि लिक्विड स्टेट जो है ये क्या होती है? लेस कॉमन होती है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास लेस कॉमन जो हमारे पास स्टेट है वो कौन सी हमारे पास है? लिक्विड है। अब इसके भी वॉल्यूम को स्टडी करेंगे और इसकी भी किसको स्टडी करेंगे? शेप को। ठीक है, अब जब हम लिक्विड को लेते हैं तो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? है डेफिनेट होता है कि आपके लिक्विड ने जितनी जगह घेरनी है एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो उतनी जगह को क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा। चलिए इस बात को समझते हैं कि दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अब आप देखते हैं वाटर, आपका जो वाटर है वो किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। आप करते हैं, सपोज करते हैं आप एक गिलास पानी लेते हैं। ठीक है, गिलास में पानी लेने के बाद बड़े से जग में पानी को डाल देते हैं। तो जब आपने गिलास से पानी को जग में डाला तो आप देखेंगे कि जितनी जगह वो गिलास के अंदर घेरा था उतनी जगह किसके अंदर घेरेगा? जग के अंदर। ये नहीं होगा कि आपने छोटे से गिलास से पानी जब बड़े से जग में डाला तो पूरा जग भर गया। इसका मतलब है कि जितनी जगह उसने गिलास के अंदर घेरी थी उतनी जगह किसके अंदर घेरा है? जग के अंदर। ठीक है, या दूसरे तरीके से आपने बीकर के अंदर, सपोज करते हैं आपने 250 ml वाटर लिया। ठीक है, अब उस 250 ml जो वाटर है आपने उसको किसके अंदर डालिए? जग के अंदर। तो वो जग के अंदर भी 250 ml ही जगह को क्या करेगा? घेरेगा। तो इसका मतलब है लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, जितनी जगह एक जगह पे घेरेंगे उतनी जगह दूसरी जगह पर घेरेंगे। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। जबकि शेप पे आए तो लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अब आप देखें, पानी को अगर आप गिलास में डालें तो गिलास की शेप, अगर जग में डालें तो जग की शेप, और अगर कंटेनर में डालें तो कंटेनर की शेप। इसका मतलब है कि लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होती, लेकिन उसका डेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। अब आपके जहन में आता है वाई दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम।
ठीक है, ये डेफिनेट वॉल्यूम क्यों रखते हैं, बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, लेकिन उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती। तो उसकी रीज़न क्या है, जो लिक्विड है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस की निस्बत क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अब काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो गई है, ठीक है, जब स्ट्रांग हो गई है तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होंगे, करीब करीब होंगे। जब करीब करीब होंगे तो उनमें एम्प्टी स्पेस देखिए पहले की निस्बत क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जब एम्प्टी स्पेस कम होगी, ठीक है, अब एम्प्टी स्पेस अभी भी मौजूद है, कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पर अभी भी आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल इसके अंदर से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी मोशन शो कर सकते हैं, वो भी रैंडम मोशन। अब उनको मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और इनके पास भी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की सूरत में। तो ये काइनेटिक एनर्जी के होने की वजह से, एम्प्टी स्पेस होने की वजह से, जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो जब मूव करेंगे तो मूव करने से उसकी शेप क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इस वजह से कहते हैं दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, ठीक है। अब वीक तो है लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। तो उसमें एम्प्टी स्पेस होने की वजह से और काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से जब मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे थे तो उस रैंडम मोशन की वजह से उसकी शेप क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो जब एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो इस वजह से दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। तो अब आपने देखा गैस भी रैंडम मोशन शो करती है और लिक्विड भी क्या शो करती है, रैंडम मोशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास मैटर की जो थर्ड फिजिकल स्टेट है, ठीक है, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो कौन सी हमारे पास है, सॉलिड। अब हम सॉलिड के भी वॉल्यूम की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, शेप की बात करते हैं। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और शेप भी क्या आती है, डेफिनेट। पहले वॉल्यूम पे आते हैं, यानी वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो मखसूस होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं। चलें देखें, मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, सॉलिड में। अब अगर इस मार्कर को मैं क्लास से बाहर ले जाता हूँ तो आप देखेंगे जितनी जगह यहाँ पर घेरी है उतनी जगह क्लास से बाहर घेरेगी, यही है। ये बुक है, अगर मैं इसे उठाकर क्लास से बाहर ले जाऊँ तो जितनी जगह यहाँ पर घेरी है उतनी जगह कहाँ पर घेरेगी, बाहर जाकर घेरेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब दे हैव डेफिनेट शेप, तो फिर इनकी शेप भी क्या आती है, डेफिनेट होती है, मखसूस होती है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं मार्कर को क्लास से बाहर ले जाऊँ तो जितनी जैसी शेप यहाँ पर है वैसी शेप क्या होगी, क्लास से बाहर होगी। बुक को मैं क्लास से बाहर ले जाता हूँ, जैसी शेप यहाँ पर है वैसी शेप क्लास के बाहर है। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। उनकी शेप भी डेफिनेट होती है, मखसूस होती है, और वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। अब आपके जहन में आता है कि वाई दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। उनकी जो शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मखसूस होता है, तो वो क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या है। अब देखें, जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। जब बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रांग होगी, तो स्ट्रांग होने की वजह से जो मॉलिक्यूल हैं वो टाइटली पैक होंगे, मॉलिक्यूल और करीब करीब आ जाएंगे, और करीब करीब आने की वजह से वो क्या होंगे, क्लोजली पैक हो जाएंगे, टाइटली पैक होंगे। तो जब क्लोजली पैक होंगे तो उनके दरमियान खाली जगह नहीं बचेंगी। जो जब खाली जगह नहीं होगी तो खाली जगह ना होने की वजह से आपके जो सॉलिड के पार्टिकल हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे। तो जब मूव नहीं कर पाएंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि वो क्या हमारे पास है, मोशनलेस, ठीक है। तो जब वो अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे, अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे, तो फिक्स होने की वजह से जब पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़े तो इस वजह से उनकी शेप क्या हमारे पास है, डेफिनेट है। और दूसरी बात है वो टाइटली पैक है, एक ही जगह पर हैं। तो जब एक ही जगह पर रहेंगे तो उस वजह से, और खाली जगह नहीं होंगी तो उस वजह से उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, हमारे पास है, डेफिनेट होगा। तो आपने देखा कि उनके एक ही जगह पर फिक्स होना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रांग होने की वजह से उनकी शेप क्या हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है। और दूसरा उसमें खाली जगह ना होने की वजह से, ठीक है, उनके एक ही जगह पर फिक्स होने और क्लोजली पैक होने की वजह से और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रांग होने की वजह से उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनेट होता है।
बात समझ आ गई। जैसा कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या किया, शो किया। अब देखिए लिक्विड में एम्प्टी स्पेस कम थी गैस की निस्बत, लेकिन इसमें आए तो इसमें एम्प्टी स्पेस आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, पार्टिकल आपस में क्या है, टाइटली पैक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपको ऐसे लगता है कि सॉलिड फिर मोशन ही नहीं शो करते क्योंकि उसमें खाली जगह नहीं है, लेकिन हकीकत में सॉलिड भी क्या करते हैं, मोशन शो करते हैं। और वो कौन सी मोशन शो करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। अब वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है, फिजिक्स में आपने सुना होगा टू एंड फ्रो मोशन। जैसे ये सॉलिड का पार्टिकल है, अब ये अपनी जगह को ना छोड़े और वहाँ पर ही आगे और पीछे हरकत करे, तो टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे जब ये हरकत करता जाएगा तो इस मोशन को नाम क्या देंगे, वाइब्रेशनल मोशन। तो आपके सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते और अपनी मेन पोजीशन पर आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं, तो उस मोशन को नाम क्या देते हैं, वाइब्रेशन मोशन। इसका मतलब सॉलिड जो है, हमें ऐसे लगता है कि वो मोशन शो नहीं करते, लेकिन हकीकत में वो कौन सी मोशन शो करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। अब आपने ये जितनी भी बातें सुनी हैं ये आपने ऑलरेडी ही सुन ली हुई हैं चैप्टर के स्टार्ट पे, ठीक है, लेकिन आज दोबारा से पैराग्राफ है इसलिए हम इस पर आए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब पहले हम इनकी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो से, ठीक है, या कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपने कहा था मैस ओवर वॉल्यूम इज नोन एज, क्या था हमारे पास है, डेंसिटी। अब आपने पढ़ा था कि जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अब आप देखें इन तीनों स्टेट में सबसे ज़्यादा जगह कौन घेर है, गैस, क्योंकि उसमें एम्प्टी स्पेस ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से आपके जो गैस के मालिक्यूल हैं वो ज़्यादा जगह घेरेंगे तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जितना वॉल्यूम ज़्यादा होता है डेंसिटी उतनी क्या होती है हमारे पास है, कम होती है। बात समझ आ गई, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी आंसर छोटा आएगा तो डेंसिटी उतनी कम होगी। तो वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम होती है, इसलिए इसका मतलब है कि आपके इन तीनों स्टेट में सबसे कम डेंसिटी किसकी आएगी, गैस की। आगे चलते हैं लिक्विड में। लिक्विड में लें तो लिक्विड में अगर देखें तो आप देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रांग होने की वजह से मॉलिक्यूल करीब करीब आए, लेकिन अभी भी उसमें कुछ ना कुछ क्या थी, एम्प्टी स्पेस थी। तो एम्प्टी स्पेस होने की वजह से आप देखिए यहाँ पर पहले की निस्बत एम्प्टी स्पेस कम हो गई है, तो अब आपका जो लिक्विड है वो गैस की निस्बत क्या कर रहा है, कम जगह घेर है, ठीक है। जब कम जगह घेरेगा, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होगा। अब जितना वॉल्यूम कम होगा डिवाइड करने पर आंसर उतना बड़ा आएगा, तो उतनी डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास है, ज़्यादा, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब आपने देखा कि लिक्विड का वॉल्यूम कम हुआ, वो गैस की निस्बत कम जगह घेर है, तो जितना वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी उतनी क्या हो जाएगी हमारे पास है, ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसका मतलब है लिक्विड की जो डेंसिटी है वो गैस की निस्बत क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है गैस की निस्बत, और अगर वो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे तो डेंसिटी उतनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर। चले नेक्स्ट चलते हैं। अब सॉलिड की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर पार्टिकल और टाइटली पैक हो जाते हैं, इनमें एम्प्टी स्पेस आप कहते हैं बिल्कुल नहीं होती। तो जब इनमें एम्प्टी स्पेस नहीं होगी, नेग्लिजिबल होगी, तो फिर क्या होगा, तो ये टाइटली पैक होने की वजह से ये और कम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। जितना वॉल्यूम कम होता जाएगा उतनी डेंसिटी क्या होगी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज दे हैव इनवर्स रिलेशन। तो अब सॉलिड का इन सब में कम वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, सॉलिड, तो इसका वॉल्यूम सबसे कम होने की वजह से डेंसिटी सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब सॉलिड जो है वो सबसे ज़्यादा डेंसर होते हैं, जबकि आपका जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम सॉलिड की निस्बत क्या है हमारे पास है, ज़्यादा है। तो जब इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम होगी। इसका मतलब लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की निस्बत कम है, ठीक है। लेकिन अगर गैस की बात करें तो वो उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, तो जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, डेंसिटी उतनी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की वजह से इसकी डेंसिटी सबसे क्या होती है, कम होती है। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी, अब एक बात की तरफ आते हैं, वो क्या है। अब हमारे पास सेकंड पोर्शन था रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके अंदर है, आपने देखा इसमें सबसे वीक है, इसमें उससे स्ट्रांग है और इसमें उससे स्ट्रांग है। तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसका क्या क्या वहाँ पर किरदार है, इसका क्या रोल है, ठीक है, हम उस बात को भी स्टडी करें। आपने देखा उनकी शेप, वॉल्यूम, ये उसको भी क्या कर रहा है, डिटरमाइन करने में, ठीक है, उसको बताने में हमारी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। उसके अलावा क्या है, ये उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिटरमाइन करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। तो क्योंकि अब आपने गैस की जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, अब हमारे पास
इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन अब हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, जिसमें हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, लिक्विड को। तो अब यहाँ पर आप लिक्विड को देखेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हैं, ठीक है, वो लिक्विड की, ठीक है, किन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या करती हैं, असरअंदाज होती हैं, अब उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पर जो सबसे पहली आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हैं वो कौन सी हमारे पास है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, आपको पता है डिफ्यूजन होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू वर्ड लोअर कंसंट्रेशन। कहता है कि मॉलिक्यूल का मूव करना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब, तो उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, डिफ्यूजन का नाम देंगे। बात समझ आ गई? चलें जी, अब आपके जहन में आता है लिक्विड डिफ्यूजन का प्रोसेस कैसे शो करते हैं, ठीक है। चलें जी, उस बात को समझने के लिए एक आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप क्या करते हैं, घर में क्या करते हैं, किसी टब में पानी डाल लिया, ठीक है, तो मैंने लेबॉर्ट्री में क्या ले लिया, बीकर लिया और बीकर में क्या डाल लिया, वाटर, ठीक है। अब घर में क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, नील के, ठीक है, चंद ड्रॉप क्या करते हैं, पानी के अंदर डाल लेते हैं, डाल लिया। अब आपका नील भी लिक्विड फॉर्म में और वाटर भी किस स्टेट में, लिक्विड में। जब आप नील के कतरे डालते हैं तो आपने उसको हाथ की मदद से या किसी चीज़ की मदद से हिलाना नहीं है, ठीक है। आपने नील के कतरे डालने के बाद उसे वैसे छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि जब आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो नील जो है वो पूरे पानी के अंदर क्या हो चुका होगा, फैल चुका होगा। अब ऐसा क्यों हुआ कि आपको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। तो वो रैंडम मोशन की वजह से अब जहाँ पर आपने कतरे डाले थे वहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन हाई थी, इर्द गिर्द कम थी, तो वो मूव किए फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर। जब वो हायर से लोअर की तरफ मूव किए तो वो आपस में एक दूसरे के अंदर क्या हो गए, डिफ्यूज़ हो गए। तो इस प्रोसेस को नाम क्या दे रहे हैं, डिफ्यूजन, क्योंकि आपके नील के मॉलिक्यूल मूव किए फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर। तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो हम लिक्विड में डिफ्यूजन प्रोसेस को भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट चलेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करती है, इस बात को भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। जिन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी उसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा, या जिन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा या स्लो होगा। हम इस बात को भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सेकेंड हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, डेट इज़ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है, एवेपोरेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। अब देखें, आप घर में क्या करते हैं, चूल्हे के ऊपर किसी बर्तन में पानी डालकर रखते हैं और उसे गर्म करना शुरू करते हैं। जब गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि ऊपर से जो पानी है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और वेपर जो है वो किस में चले जाते हैं, एयर में चले जाते हैं, अगर ऊपर से मुंह क्या हो, ओपन हो, यही है। तो अब आप देख रहे हैं कि जब आप लिक्विड को गर्म करें तो आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। तो हम इसमें लिक्विड में उसकी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करेंगे, डेट इज़ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन को स्टडी करेंगे, फिर हम देखेंगे कि जिन लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है क्या उसमें एवेपोरेशन फास्ट होगी, ठीक है, या जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है उसमें एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। हम इस बात को भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट आते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या, अब आपने देखा, अभी कहा था कि हमने पानी को गर्म किया तो वो किस में कन्वर्ट हुआ था, वेपर में, गैसेस फॉर्म में। तो वो जो वेपर है, अगर वो वेपर किसी चीज़ के साथ टकराएं, जब उसके साथ टकराएंगे तो टकराने पर उस पर कुछ ना कुछ क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो उसे नाम क्या देंगे, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब अगर वो प्रेशर वेपर से लगाया जाता है तो उस प्रेशर को नाम क्या देंगे, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो जब आपके वेपर भी किसी चीज़ के साथ टकराते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाते हैं, तो उसको नाम क्या देंगे, वेपर प्रेशर। अब हम देखेंगे कि जिनमें वो लिक्विड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है क्या उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, या वो लिक्विड जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है उसमें वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। हम इस बात को भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और फिर चौथी हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे लिक्विड की, डेट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब आप देखते हैं पानी को गर्म करें तो आपका पानी तो गैस में कन्वर्ट होता जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हर टेम्परेचर पर आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन जिस टेम्परेचर के ऊपर आपके पानी से इतनी, या लिक्विड से जो भी लिक्विड आपने ले लिया उससे इतने वेपर पैदा हों कि जिनका प्रेशर
आपके एटमॉस्फेयर के प्रेशर के, आपकी एयर के प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि उस टेम्परेचर पर इतने वेपर बने कि जिसका प्रेशर किसके इक्वल हो रहा है, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस वजह से उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बस समझ आ गई। तो अब हम देखेंगे जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती हैं, क्या उन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा, या जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी क्या उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा, उस पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का क्या किरदार है, हम इस बात को भी क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। यहाँ तक बात समझ आई। तो अब ये जो आपने पढ़ा है, ये आपने तकरीबन ये सारा इंट्रोडक्शन में बातें सुनी हुई थी, ठीक है। तो आज दोबारा से पैराग्राफ आया, इसमें थोड़ी सी एक दो बात नहीं थी, इसलिए यहाँ पर इसको दोबारा से देखा। अब इसको ज़रा अपनी बुक से टिक लगा लें, इसमें से आपने क्या याद करना है, ठीक है। चलें देखें, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड रोल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, कहते हैं जैसा कि आप जानते हैं। देखिए आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, इस चैप्टर के स्टार्ट पे इंट्रोडक्शन में आपने यही बातें पढ़ी थी। अब यहाँ से पहली लाइन कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, मैटर कितनी हालतों में पाया जाता है, 3 ज़ाहरी हालतों में एग्जिस्ट करता है, डेट इज़ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आपके पास अगर आपकी बुक के मुताबिक है कि मैटर कितनी ज़ाहरी हालतों में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 में, और वो कौन कौन सी हमारे पास है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से पॉइंट नंबर 1 आपका स्टार्ट हो रहा है, इन गैसी स्टेट। तो गैसी स्टेट को अंडरलाइन करें, हेडिंग बनेगी। इन गैसी स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्राम ईच अदर। अब फार अपार्ट यानी आपके जो गैस के मॉलिक्यूल हैं दूर दूर होते हैं और अलग-अलग होते हैं। तो क्या था, गैस के केस में जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। क्यों दूर होते हैं और अलग-अलग क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या आती है, वीक होती है, और वीक होने की वजह से मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे और उसमें एम्प्टी स्पेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो इस वजह से वो दूर दूर अलग-अलग पाए जाते हैं। देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वेरी वीक, और जितने दूर होंगे उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगी, बहुत ज़्यादा वीक होंगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया, गैसी स्टेट। बट इन, अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो इसका इतना ज़्यादा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे अफेक्ट नहीं होता, होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, जितना ज़्यादा हम किस में ऑब्जर्व करेंगे। बट इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर प्रॉपर्टीज। लेकिन लिक्विड और सॉलिड में आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हद तक स्ट्रांग होती है। तो जब स्ट्रांग होगी तो वो फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने में क्या करेगी, बहुत अहम किरदार अदा करेगी। तो ये लाइन ये ना याद करें, एक दफ़ा वैसे रीड कर लें। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ पर लिक्विड स्टेट नज़र आ रहा है, इसको अंडरलाइन कर लें। तो आपकी ये हेडिंग बनी लिक्विड स्टेट। तो इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर मच क्लोजर टू ईच अदर। आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, करीब होते हैं। अब आप देख सकते हैं गैस की निस्बत लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रांग होने से मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे। जितने करीब आएंगे एम्प्टी स्पेस क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू गैसेज। आगे लिखा हुआ है एज शोन इन फिगर 5.3, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एज ए रिजल्ट लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिवेल्प स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितना करीब होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो विच अफेक्ट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, बहुत ज़्यादा मुतासर होंगी। ठीक है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या होगा, असरअंदाज होगा। अब लाइक डिफ्यूजन, जैसा कि हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले कौन सा डिफ्यूजन, आपने डिफ्यूजन को देख लिया कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। जैसे मैंने आपको नील और पानी की एग्जांपल दी थी अभी। आगे हमारे पास एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। आगे वेपर प्रेशर, जब आपका जो वेपर बनते हैं लिक्विड से, वो आगे जब किसी चीज़ के साथ टकराते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसे नाम क्या देंगे, वेपर प्रेशर। तो हम वेपर प्रेशर को भी यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आपके जो लिक्विड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि जिस टेम्परेचर पर आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब हम देखेंगे कि अब क्योंकि तमाम लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक जैसी नहीं है, तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये जिनके नाम पड़े, इनके ऊपर कैसे असरअंदाज होती हैं, हम इस बात को यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो कंपाउंड हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर वो आसानी से गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे, वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे, और इतने वेपर नहीं बनाएंगे जिसका प्रेशर किसके इक्वल हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उसके लिए फिर आपको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तब कहीं जाकर इतने वेपर बनाएंगे जिसका प्रेशर किसके इक्वल हो, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो।
तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब उसने हाई टेम्परेचर पर किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कह रहा है कि वो कंपाउंड जिसमें इंटरमालिकुलर फोर्स स्ट्रांग होती हैं, फिर उनको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है, तब कहीं जाकर इतने वेपर पैदा करते हैं जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो फिर इसका मतलब हाई टेम्परेचर है तो वो हाई टेम्परेचर उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ तक हो गया। एज यू विल सी इन द सेक्शन 5.3.3, इसको देखने की ज़रूरत नहीं, आप ज़रा यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। ये गैस के मालिक्यूल दूर दूर हैं, लिक्विड में काफ़ी हद तक करीब हैं, और सॉलिड में देख रहे हैं वो टाइटली पैक हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। नीचे वाला पैराग्राफ है वो सॉलिड स्टेट के लिहाज से एक्सप्लेन किया। पॉइंट नंबर 3, इन द इंटरमालिकुलर फोर्स बिकम सो डोमिनेंट, कहता है कि जो इन सॉलिड स्टेट को अंडरलाइन करें, ये हेडिंग बनेगी। तो सॉलिड स्टेट में जो इंटरमालिकुलर फोर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या आ जाती हैं, गालिब आ जाती हैं। ठीक है, डेट द मालिक्यूल्स लुक मोशनलेस, हमें ज़ाहिरी तो पैसे लगता है कि सॉलिड हरकत ही नहीं कर रहे। ठीक है, उसमें खाली जगह नहीं नज़र आ रही है आपको। ठीक है, दूसरी बात है कि वो क्लोजली पैक हैं, तो उस वजह से आप कह रहे हैं कि वो मोशनलेस हैं। ठीक है, और टाइटली पैक है। तो दे अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, वो एक रेगुलर पैटर्न से अरेंज होते हैं। देयरफॉर दे आर डेंसर देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड से भी क्या आते हैं, भारी होते हैं, इनकी डेंसिटी उनसे भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये सबसे कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। जितना वॉल्यूम सबसे कम ऑक्यूपाई करेंगे, जितना वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे, उतनी डेंसिटी क्या होगी हमारे पास है, ज़्यादा होगी। तो इनकी डेंसिटी जो है वो लिक्विड से भी क्या आती है, ज़्यादा होती है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो यहाँ तक आपका पॉइंट नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 पॉइंट आपने यहाँ से याद करने, ये ऑलरेडी आपने इंट्रोडक्शन में भी देखे हैं, आप दोनों जगह से देख लें, कंपेयर कर लें और इसको अच्छे तरीके से देख लें MCQs वगैरह के लिए। बाकी यहाँ से कोई शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। चलें नेक्स्ट चलते हैं। आगे हमारे पास है लिक्विड स्टेट। आज हमारे पास चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम मैटर की जो हमारे पास लेस कॉमन जो फिजिकल स्टेट है उसको स्टडी करेंगे, डेट इज़ लिक्विड स्टेट। ठीक है, यहाँ से आपका सेकंड चैप्टर का सेकंड पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से देखें, लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम क्या आता है, डेफिनेट होता है, मखसूस होता है। ठीक हो गया। बट देयर शेप इज़ नॉट डेफिनेट, लेकिन उसकी शेप डेफिनेट नहीं होती। अब देखो, जब आप गिलास में पानी लेते हो, उसको बड़े से जग में डालते हो, तो आप देखते हैं कि आप छोटे से गिलास में जो पानी था, जब उसने आपको बड़े से जग में आपने उसने डाला, तो डालने पर उस पानी ने सारे के सारे जग को फिल नहीं किया, बल्कि जितनी जगह वो गिलास के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा था, उतनी जगह किसके अंदर कर रहा था, जग के अंदर। ठीक है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट है। लेकिन आप देखते हैं कि अगर हम लिक्विड जैसे पानी को अगर गिलास के अंदर डालें तो गिलास की शेप, जग के अंदर डालें तो जग की शेप, कंटेनर के अंदर डालें तो कंटेनर की शेप। तो आ लिक्विड अटेन द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट पुट, जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी की शेप क्या कर लेगा, इख्तियार कर लेगा। इसका मतलब इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके मालिक्यूल जो हैं उसमें इंटरमालिकुलर फोर्स हालांकि स्ट्रांग है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुई। लेकिन इसमें क्या पाई जाती है, एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस के होने की वजह से और इनके पास काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से उन खाली जगह के अंदर मूव करेंगे, तो उस रैंडम मोशन की वजह से उनकी शेप जो है वो रेगुलर नहीं रहेगी, डेफिनेट नहीं रहेगी, बल्कि वो क्या होती रहेगी, हमारे पास है चेंज होती रहेगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो उनकी शेप क्या होती है, चेंज होती रहती है। A few typical properties of liquid are discussed here। अब ये हम यहाँ पर चंद टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। जब हम इन टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें से बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी, जो हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज वाला जो पैराग्राफ है इसको देख लें, या आपने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। अगर कोई मसला है तो बताएं। ठीक है, इसमें कोई इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा आपको कोई लॉन्ग नहीं आएगा, कोई इतना ज़्यादा आपको शॉर्ट नहीं आएंगे, ज़्यादातर किसमें होंगे, MCQs में। ठीक है, अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ लें।